गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने भेजी थी कल। पहले आते हैं 29th डीपीपी पे, जो 30 क्वेश्चंस वाली डीपीपी है पहली वाली, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग अनएरोबिक कंडीशंस द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड। अरे यार, ये पार्ट अभी तक थोड़ा ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है। इसको पैस्चर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लुई पैस्चर वाला पैस्चर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना बस। मतलब क्यों होता है ये तो तुमको पता ही है, अपन ने वो फर्मेंटेशन वाले इस पार्ट में पढ़ा ही है। वो नहीं क्या, 38 एटीपीज निकालने के लिए एरोबिक कंडीशन में तुमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगेगा, लेकिन अनएरोबिक कंडीशन में 38 एटीपीज के लिए तुमको 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लगेंगे, है ना। तो रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये तो कंसेप्ट तो पता ही अपने को, लेकिन इसको पैस्चर इफेक्ट बोलते हैं, ये बस याद कर लेना। सेकंड, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन मतलब पूरा CO2 और H2O तैयार नहीं हो रहा है ना। 6CO2 6H2O नहीं बन रहे हैं, फिर क्या बन रहा है, तो पायरुविक एसिड बन रहा है। पायरुविक एसिड को एक तो तुम इथेनॉल में कन्वर्ट करते हो अगर तुम ईस्ट सेल हो तो, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हो अगर तुम एनिमल सेल हो तो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो, वाटर एंड CO2 बोला तो फिर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, कि क्रेब साइकिल भी हो गया, ETH भी हो गया, तो तब आंसर आएगा डी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, है ना। पर क्वेश्चन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है क्या, कंप्लीट ब्रेकडाउन बोला है क्या? नहीं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बोला है। तो आंसर आएगा सी, अल्कोहल एंड CO2। अपने को पता है लैक्टिक एसिड बनता है तब CO2 रिलीज नहीं होता है। अल्कोहल फॉर्मेशन के वक्त, सॉरी, जो पहली स्टेप है दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, उसमें CO2 रिलीज होता है ना। फिर एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर एसिटल्डिहाइड के बाद NADH2 आता है, NAD बन के निकल जाता है, एसिटल्डिहाइड पे 2 हाइड्रोजन चिपक जाते हैं तो बन जाता है इथेनॉल, है ना। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम था, तो उसमें CO2 रिलीज होता है, सी ऑप्शन आएगा। थर्ड क्वेश्चन, when a molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and forms lactic acid, there is loss of 3 ATP molecules। क्यों? क्योंकि NADH2 टूट जाता है NAD में, NADH2 टूटता है NAD में, और अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ रहता, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ रहता, तो अपन अज्यूम करते हैं कि इस NADH2 ने माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर QH2 को 2 हाइड्रोजन डोनेट किए रहते, है ना। फिर वो तुमको पता ही है, 4 प्रोटॉन्स पंप हुए रहते कॉम्प्लेक्स 1 के लेवल पे, 2 एक्स्ट्रा के प्रोटॉन्स पंप हुए रहते कॉम्प्लेक्स 3 के लेवल पे, और 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स पंप हुए रहते कॉम्प्लेक्स 4 के लेवल पे। ऐसे टोटल 10 प्रोटॉन्स गए रहते, और फिर 2.5 ATPs बनी रहती, जिसको अपन राउंड फिगर में 3 ATPs कंसिडर करते हैं। तो वो सब नहीं हुआ, NADH2 साइटोप्लाज्म में ही टूट गया, इसलिए लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स हुआ। तुम बोलोगे सर एक ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 NADH2 बनते हैं, तो फिर अपन ने लॉस ऑफ 6 ATPs क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक सिंगल पायरुविक एसिड की बात की है, इसलिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम। कौन सा आता है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और उसके बाद रहता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अभी 2 मिनट पहले अपन ने डिस्कस किया था, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, है ना। ऑप्शन सी आएगा, सी ना, हाँ बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपन। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट में अल्कोहल बनेगा, मतलब CO2 C2H5OH, C2H5OH मतलब अल्कोहल, है ना। एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली एनर्जी उस रिएक्शन में तो नहीं बनती है पायरुविक एसिड से इथेनॉल के लेवल तक, लेकिन ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक 2 ATPs बनती है, उनको भी अपन ने कंसीडर किया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में जाता ही नहीं है ना। सेवंथ क्वेश्चन, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज टेकन इन, नो। ऑक्सीजन इज गिवन आउट, नो। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, यस, इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन के वक्त, तो सी ऑप्शन आएगा। एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन? 6CO2 प्लस 6H2, नहीं, C6H12O6, सी ऑप्शन आएगा। C6H12O6 gives us 2 C2H5OH, मतलब 2 molecules of ethyl alcohol। क्यों? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड से 2 इथाइल अल्कोहल बनेंगे, तो CO2 भी 2 रिलीज होंगे, 2 CO2 प्लस एनर्जी, अगेन सी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। ये प्लांट्स में कंसिडर करो तो
है ना। लैक्टिक एसिड वाला अगर कंसिडर करोगे तो फिर CO2 रिलीज उसमें नहीं होगा। 9th क्वेश्चन, इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन विच सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तक का तो सेम है ना दोनों की स्टोरी। अब पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चले गया, एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, तो फिर क्रेब्स साइकिल, ETS ये सब होता है। और पायरुविक एसिड अगर साइटोप्लाज्म में ही रह गया तो फिर उसको एनिमल सेल्स में लैक्टिक एसिड में और प्लांट सेल्स में इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड बी ऑप्शन। 10th, न्यूमेटोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन मेनली प्रेजेंट इन। न्यूमेटोफोर्स वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर क्यों डाला है रेस्पिरेशन चैप्टर में, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। 12th वालों तुमको ये आएगा। न्यूमेटोफोर्स अपन ने पढ़ा है, एग्जाम्पल राइजोफोरा, एविसेनिया सोनेरेटिया, है ना। क्या है ये? मैनग्रोव प्लांट्स है जो दलदल में मिलते हैं, जिनके रूट्स नीचे जाके फिर से ऊपर आते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है करके, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में अपन ने पढ़ा है। 11th वालों ने अब तक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स नहीं पढ़ा है, तो तुमको नहीं पता रहेगा ये, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली रिस्पिरेशन में डालने का पर्पज मेरे को नहीं समझ में आया। एनीवेज, 11th, इफ अ स्टार्व प्लांट, जिसको जो भूखा है, अब प्लांट भूखा कैसे रहेगा? तो उसको लाइट नहीं मिला होगा, उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, है ना। तो इफ अ स्टार्व्ड प्लांट इज प्रोवाइडेड विथ ग्लूकोज, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वुड, भूखा प्लांट है और उसको तुमने अचानक से एनर्जी दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, तो फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, सिंपल है। 12th, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है पता है अपने को, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ATP सिंथेज is related to the formation of ATP by chondriosome via respiration। ATP by chondriosome via respiration। देखो ऑक्सीजोम को उसने कॉन्ड्रियोसोम बोला है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड से उसने कॉन्ड्रियोसोम ये वर्ड डिराइव किया है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13th, the energy yield as a result of total oxidation of one glucose molecule during cellular respiration is to convert टोटल ऑक्सीडेशन है ना 6CO2 6H2 पूरा क्रेब साइकिल ETS पूरा होने के बाद, तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP इंटू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, फर्स्ट ऑप्शन। 14th, एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेजियस टू अ लार्ज ऑर्गेनिज्म देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी फ्रॉम एन इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डी ऑप्शन। सीधी बात है यार, देखो ना तुम, लार्ज ऑर्गेनिज्म को तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करना पड़ेगा ना। ईस्ट सेल जो है, जो अल्कोहल बनवाते हैं, है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से इथेनॉल प्रोड्यूस करवाते हैं, वो तो मेजरली अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना, बराबर है ना। भले ही अपन उसको एस्कोमाइसिस में पढ़ते हैं ईस्ट को, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को, लेकिन यू आर अवेयर कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोट है वो, प्रोटिस्टा में भी रखा जा सकता है उसको, है ना। प्रोटिस्टा इज अ किंगडम विथ नो बाउंड्रीज without any limitations. To one scientist what might be a unicellular plant, to another it might be a protist, बराबर है। यूनिसेल्युलर यूकेरियोट बोला तो उसमें अमीबा भी घुस जाता है, अल्गी भी घुस जाता है, ईस्ट भी घुस जाता है, ये मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाते वक्त बताया हुआ है। द पॉइंट इज कि वो यूनिसेल्युलर है, उसको सिर्फ 2 ATP जो मिल रही है अनएरोबिक रेस्पिरेशन से, उन 2 ATP के दम पे वो माहौल कर लेता है ईस्ट सेल। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो 75 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। ह्यूमन बीइंग ज्यादा से ज्यादा कितनी देर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है? तो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। वही स्प्रिंटिंग का एग्जांपल है ना, 100 मीटर स्प्रिंट मारने को अपने को 15-16 सेकंड लगते हैं, उसके बाद क्या हालत खराब हो जाती है, पूरे थक गए, बैठो, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन से जो ATP रिलीज होते हैं वो बहुत कम होने के कारण पूरी जिंदगी भर पूरे सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए अपने को एरोबिक रेस्पिरेशन ही करना पड़ेगा बिकॉज इट रिलीजेस मोर एनर्जी। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 15। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म ATP, सिंपल, बहुत ईजी है। 16th, द एरोबिक रेस्पिरेशन yields 10 NADH2 2 FADH2 38 ATPs।
17th, ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं समझा तो मैसेज कर देना, मैं 4-5 बार बता चुका हूँ कैलकुलेशन, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करता हूँ, किसी को कंफ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप कर देना। 17th, which of the following forms the connecting link between glycolysis and Krebs cycle? लिंक रिएक्शन मतलब पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड ही कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम में ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने को पायरुविक एसिड के साथ जाना पड़ेगा। एसिटिल कोएंजाइम में वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन दो। 18th, Ganong's respiroscope is used to demonstrate. गैनोंग्स रेस्पिरोस्कोप मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, रेस्पिरोमीटर भी बोलते हैं इसको। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इसका आंसर है। उसमें वो क्या करते हैं, एक रेस्पिरोमीटर रहता है, उसमें अपने को ब्रीथ आउट करना पड़ता है, फूकना पड़ता है उसमें, ठीक है। जैसे ही अपन रेस्पिरोमीटर में फूकते हैं तो उसमें वो KOH रखा हुआ कॉटन से भरा हुआ कॉटन रहता है, KOH डिप्ड कॉटन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या करता है CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उससे वो मेजरमेंट करते हैं कि कितना CO2 मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है फिर उसके कारण, और फिर वो मेजर करते हैं कि कितना CO2 इसमें प्रेजेंट है, ऐसा वगैरह वो रहता है, ठीक है। मैं तुमको लगे तो भेज दूंगा इसका, गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर या गैनोंग्स रेस्पिरोस्कोप की वो कैसे वर्क करता है, आई विल टेल यू। अभी तो बस ए ऑप्शन याद रख लेना। 19, ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फालतू क्वेश्चन। 20, विच इज कॉमन इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस? साइटोक्रोम, आंसर आएगा साइटोक्रोम। कैसे साइटोक्रोम आंसर आएगा, ये जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब समझेगा, अभी टेंशन मत लो। 21, एक्चुअली एनसीईआरटी में ना फोटोसिंथेसिस पहले दिया हुआ है, तो ये डीपीपी भी फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं बच्चे, ऐसा कंसिडर करके रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस डीपीपी में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, अपन ने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा है, अपन बाद में पढ़ेंगे। इसलिए वो एनसीईआरटी रीडिंग में भी एक लाइन थी देखो कि जस्ट लाइक इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो मैंने बोला था अरे यार ये क्यों दे दिया यहाँ पर, छोड़ो इस लाइन को फिलहाल अभी मत पढ़ो, तो वो भी वही था। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब एटीपीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट के लिए एडजेक्टिव है फोटो, इसलिए उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, डोंट वरी, अगला चैप्टर वही पढ़ने वाले हैं हम। 21, conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate is catalyzed by phosphofructokinase, फालतू क्वेश्चन। 22, besides the net gain of 2 ATP molecules in glycolysis, which other molecules are simultaneously formed? NADH2, फालतू क्वेश्चन। 23, in glycolysis the end product is starch, सॉरी glycolysis में ना ग्लूकोज विच इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, डी ऑप्शन। 24th, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, फालतू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेज नंबर 3। अब अपन आएंगे पेज नंबर 4 पे। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। 26, विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलाइसिस? एंड प्रोडक्ट इज CO2H2O, ये गलत है। एंड प्रोडक्ट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। CO2H2O बनने के लिए पूरा क्रेब्स साइकिल होके ETS होना चाहिए, तब ETS के एंड में H2O बनता है ना, और CO2 क्रेब्स साइकिल में बनता है और लिंक रिएक्शन में बनता है, तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट नहीं है वो। 27th, between which of the following stages GTP is formed by substrate level phosphorylation? GTP बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड के फॉर्म के वक्त, है ना। लेकिन सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है उसको एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं है, वो सर्कल में, इफ यू रिमेंबर, फ्यूमेरिक एसिड को भी खा लिया है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए को भी खा लिया है, एनसीईआरटी ने वो दोनों स्टेप्स को खा लिया है, दिखाया ही नहीं है उस डायग्राम में, क्रेब्स साइकिल के डायग्राम में एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो अपने को मजबूरी में सीधा अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिक एसिड ऐसा मार्क करना पड़ेगा, दैट इज बी ऑप्शन। याद होगा एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने बोला था कि ये 2 स्टेप्स खा गई है एनसीईआरटी, है ना। 28, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए, डी ऑप्शन। और फिर 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन। 29, द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द साइटोक्रोम्स इन द F1 पार्टिकल्स इज। अरे हाँ, एक स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या डाउट है। बहुत ही सिंपल चीज है एकदम। सबसे पहले किसके पास जाता है? साइटोक्रोम बी के पास जाता है,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में F1 लिख के रखा है इसलिए कंफ्यूज हुआ होगा, बराबर है। F1 क्यों लिख के रखा है? F1 का कोई लॉजिक ही नहीं है। छोड़ो, ध्यान से सुनो। NaDH2 से 2 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 2 प्रोटॉन यूबी क्यूनॉन के पास जाते हैं, वो QH2 बन जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 पे FADH2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मतलब ही 2 हाइड्रोजन यूबी क्यूनॉन के पास चले जाते हैं, वो भी QH2 बन जाता है। अब ये जो दोनों QH2 है, इसमें से कोई भी एक QH2 कंसीडर करो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है। वो QH2 जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 के पास 2 प्रोटॉन्स जो है वो तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ दिए उसने, H2 मतलब 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए साइटोक्रोम C1 को, है ना। लेकिन डायरेक्टली साइटोक्रोम C1 को दिए क्या? नहीं, मैंने एक सीक्वेंस भी बताया था, बोर्ड पे लिखा था। पहले वो साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। साइटोक्रोम C1 के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि एक साइटोक्रोम C1 एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बराबर। तो पहले साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स 3 को अपन B C1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर वहां से साइटोक्रोम C के पास जाएगा। साइटोक्रोम C क्या करेगा? साइटोक्रोम C बस की तरह एक्ट करेगा, नागपुर चंद्रपुर के बीच वाली बस, और उन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। फिर कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है? साइटोक्रोम A है ना। फिर वहां से साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, और वहां से ऑक्सीजन के पास जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो सबसे पहले साइटोक्रोम B, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को ऐसा, पहला ऑप्शन। फिर साइटोक्रोम C1 को कट कर दिया है, सीधा साइटोक्रोम C लिखा है, ठीक है, चलेगा। फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल है एकदम। 3030, when an unripe banana is sealed in a polythene bag, it remains green for many days, but if an apple is also sealed in the same bag, the banana ripens and turns yellow within a few days. The reason is that the apple... अरे यार, ये भी रेस्पिरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स का क्वेश्चन है। 12th वालों को आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर है डी, रिलीजेस इथाइलिन विच प्रमोट्स राइपनिंग। वैसे 11th वालों को भी आ जाएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तुमने। और इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, तो इधर उधर स्प्रेड हो जाता है आसानी से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डालना चाहिए था, ये प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स का क्वेश्चन है, काय को डाल के रखा पता नहीं यहाँ पर, बेवकूफ टाइप। एनीवेज, तो ये वाली डीपीपी अपनी खत्म हो गई। अब आते हैं अपन नेक्स्ट डीपीपी पे, ठीक है। नेक्स्ट डीपीपी है CB14, ठीक है। इसमें 45 क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, सेकंड ऑप्शन, बहुत ही फालतू। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? पायरुवेट एंड ATP, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, करेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल पायरुवेट इज चेंज्ड टू एसिटिल कोएंजाइम है, डी ऑप्शन, बहुत इजी। फोर्थ, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में अब सेल बायोलॉजी याद करो, अब सेल बायोलॉजी याद करो, बहुत सिंपल है। सेल बायोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बताया था कि क्रिस्टे क्या है, तो मिजोजोम्स का ही एक्सटेंशन है ना। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बैक्टीरिया में कहाँ पर रहते हैं? तो इन वजाइनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहे तो मिजोजोम्स, और फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स रहे तो क्रोमेटोफोर्स, बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा मिजोजोम्स, दैट इज सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इज, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 के बाद सीधा ऑक्सीजन पे जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन? डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सिंपल है। सेवंथ, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, एक्चुअली आंसर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आएगा, केमी ऑस्मोसिस आंसर आएगा, ATP सिंथेस आंसर आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही बोलना पड़ेगा। सेवंथ, ग्लाइकोलाइसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, रिडक्टिव प्रोसेस। बहुत सिंपल चीज है, रिडक्टिव प्रोसेस आएगा, है ना। रिड्यूस करना मतलब अलग अलग डेफिनेशंस थे उसके वैसे, लेकिन एक सेकंड यार, रिड्यूसिंग प्रोसेस बोला तो अपन रिडॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और NAD जो है
वो रिड्यूस हो रहा है, NAD के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ग्लूकोज का हाइड्रोजन निकालकर, तो रिडॉक्स प्रोसेस, ये ऑप्शन आएगा। इन क्रेब्स साइकिल द FAD पार्टिसिपेट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। FADH2 कब बनता है? सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट के वक्त, तो डी ऑप्शन। नाइन्थ, द मेजर रीजन दैट ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट एज एनर्जी प्रोडक्टिव एज रेस्पिरेशन। एज रेस्पिरेशन, क्या क्वेश्चन बनाता है बनाने वाला, एज रेस्पिरेशन नहीं, नॉट एज प्रोडक्टिव एज एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट, ए ऑप्शन ही सही लग रहा है मेरे को तो। NAD plus is regenerated by alcohol or lactate production without high energy electrons passing through the electron transport chain। बेस्ट ऑप्शन है ये, इसलिए कम ATPs मिलते हैं, इसलिए उतना इफेक्टिव नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 कार्बन कंपाउंड? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, COOH, C डबल बॉन्ड O, CH2, COOH, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 11th, which of the following is a biological uncoupler of oxidative phosphorylation? बायोलॉजिकल अनकपलर मतलब उसको खराब करने वाला कॉम्प्लेक्स 5 को। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या है जो उसको अनकपल करवा देगा, उसको खराब कर देगा? बायोलॉजिकल अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थर्मोजेनिन 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्लांट हार्मोन है, तो कुछ अलग ही है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, DNP भी नहीं है। इथाइलिन डाइअमिनोटेरा एसिटिक एसिड, इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, तो थर्मोजेनिन ही आएगा, क्योंकि वो थर्मोसेंसिटिव भी है एंजाइम्स रेस्पिरेशन के, तो वही आंसर आएगा फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। 12th, which of the following is not true for oxidative phosphorylation? Not true, it uses oxygen as the initial electron donor। यही तो नॉट ट्रू है, क्योंकि वो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है तो वो लास्ट वाला है, नॉट फर्स्ट वाला, इनिशियल तो नहीं है, टर्मिनल है। तो पहला ऑप्शन दोनों हिसाब से गलत है, ए ऑप्शन आएगा। 13th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट? इनोलेज, इनोलेज के वक्त रिमूव होता है, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दैट इज 4th ऑप्शन। अब मेरे को याद है यार, फटाफट मेरे को जम रहा है, तुमको याद नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करो और एक बार चेक कर लो H2O कब निकल रहा है। ठीक है, मेरे को तो याद है, तो मेरे को तो फटाफट आएगा ही, तुमको भी याद हो सकता है, बस 4-5 बार रिवाइज करना पड़ता है, बना कर देखना पड़ता है मन से 4-5 बार, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। ठीक है, करके देखो। 14th, the first dicarboxylic acid in Krebs cycle is, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। COOH, C डबल बॉन्ड O, CH2, COOH, 2 COOH है, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सिंपल। 15, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीजन। 16th, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, फिर से फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन डाला है, छोड़ो इसको। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? लेट मी रीड ऑल ऑफ देम। पहला गलत है, प्रोटॉन चैनल FO में रहेगा। मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन टर्मिनल ऑक्सीडेशन, प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। अच्छा सॉरी, इनकरेक्ट ही बताना है, इनकरेक्ट ही बताना है। ओके, तो पहला तो इनकरेक्ट है, क्योंकि FO में प्रोटॉन चैनल रहते हैं, FO में वो घुसते हैं पहले और फिर F1 से तो बाहर निकलते हैं, तो F1 में नहीं रहते, FO में रहते प्रोटॉन चैनल, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। कोएंजाइम Q एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजनेज, कोएंजाइम Q मतलब वो यूबिक्विनोन, ठीक है, ये भी सही है। चौथा, साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, गलत है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके जाता है, तो पहला और चौथा गलत हो गया, पहला और चौथा गलत, ऐसा एक ही ऑप्शन है, C ऑप्शन, तो आगे के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आंसर रहेगा C। 18th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? पायरुविक एसिड। अनएरोबिक रहे या एरोबिक रहे, पायरुविक एसिड तो बनेगा ही। 19th, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विथ सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स इज नोन एज। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड मतलब वही ग्लाइकोलाइसिस। आंसर है ग्लाइकोलाइसिस, फालतू क्वेश्चन। 20, कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट मैंने नहीं पढ़ा है, तुमको एनसीईआरटी के बाहर का है, एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर है हेक्सोकाइनेस बाय द वे। 21, आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आइए रे, 36 कहाँ से आए रे, 38 रहेगा रे। ठीक है, शायद सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वाले बोले होंगे। तो पहला ही ऑप्शन आएगा, 2 और प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्रेब साइकिल में जो 2 जीटीपी बनते हैं वो, एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन, है ना, 34 एटीपी सिंथेसिस पे बनते हैं, 2 क्रेब साइकिल में बनते हो गए 36, और एक्स्ट्रा के 2 साइटोप्लाज्म में बनते ग्लाइकोलाइसिस में, उनको कंसिडर नहीं किया है क्वेश्चन में, सिर्फ ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिडर किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। 22, आरक्यू इज हाईएस्ट व्हेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज मैलिक एसिड। देखो, ग्लूकोज का आरक्यू है 1, फैट का है 0.7, प्रोटीन का है 0.9, और ऑर्गेनिक एसिड जो है जैसे मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इनका मोर देन 1 रहता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैंने वो वीडियो में बोला था, लाइव लेक्चर जो लिया था उसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स का मोर देन 1 रहता है। नहीं याद होगा, नहीं लिखा होगा तो ये चीज लिख लेना। 23, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड के कारण तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुकता ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। और क्या क्या है ऑप्शंस में, एंटीमाइसिन ए, एंटीमाइसिन का मेरे को याद नहीं आ रहा है, रोटेनॉन एंड अमाइटल भी रोकता है, तो एंटीमाइसिन ए मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन रोटेनॉन एंड अमाइटल तो रोकता ही है, तो ए और सी तो बराबर है ही, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। 24th, दो vertebrates are aerobes but their skeletal muscles show anaerobic respiration during heavy exercise. During this dash of skeletal muscle fibers, glycogen of skeletal muscle fibers is broken down to release lactic acid and energy. तो skeletal muscles, heavy exercise and glycogen, सी ऑप्शन। एकदम इजी, कल का वो लेनिंजर का तुमने पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर होनी ही चाहिए, आई होप। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 25। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। बहुत ही छोटा दिख रहा है, कहां पर है ए? हाँ, ए तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और बी क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल, नहीं इनर तो नहीं है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वैसे वो, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क करना पड़ेगा, ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और बी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देयर इज नो अदर ऑप्शन पॉसिबल, सिंपल है। 26, पोटेशियम साइनाइड इज नोन टू इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एटीपी इन सेल मेटाबॉलिज्म। हाँ, if the use of potassium cyanide resulted in an accelerated entry of solute into a cell, it may be reasonably assumed that under normal circumstances the solute enters by, मेरे को कुछ भी नहीं समझा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ही नहीं समझा, रुको। If the use of potassium cyanide resulted in an accelerated entry of a solute into a cell, हाँ ठीक है, कोई तो भी सल्यूट है वो धड़ाधड़ सेल में जाने लग गया पोटेशियम साइनाइड यूज करते बराबर। इट मे बी रीजनेबली अज्यूम दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द सल्यूट एंटर्स बाय, अच्छा ओके, पोटेशियम साइनाइड डालने से उसका अमाउंट बढ़ गया, तो नॉर्मली वो कैसे जाता होगा? नहीं समझा, मेरे को ये क्वेश्चन ही नहीं समझा, कैसे सोचेंगे यही दिमाग में नहीं आ रहा है।
फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एटीपी इन सेल में मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है, सही बात है। उसको यूज करने से कोई तो भी सल्यूट की एंट्री बढ़ गई, कौन सा सल्यूट है वो भी नहीं दिया है। एक चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोच सकते हैं इसलिए क्योंकि लेटेस्ट अज्यूम कि वो एक्चुअली पोटेशियम साइनाइड क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का इनिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो लेटेस्ट अज्यूम कि अपन कोई दूसरे मॉलिक्यूल को सेल में ज़्यादा अंदर ले जा रहे हैं फास्ट, कि भाई तू कम्पीट कर और पोटेशियम साइनाइड से बचा ले, है ना। तो उसका रेट जो बढ़ रहा है सल्यूट का अंदर जाने का, वो फिजिक्स के कारण तो बढ़ेगा नहीं। पोटेशियम साइनाइड सेल के अंदर है तो फिजिक्स को थोड़ी समझेगा कि अपन ने अभी इसको अंदर दूसरे कोई सब्सटेंस को ज़्यादा अंदर भेजना चाहिए। वो तो सोच समझ के ही भेजा जा सकता है, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑप्शन में नहीं है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मार्क करना पड़ेगा। लेट मी सी एक बार आंसर क्या दिया हुआ है। 26 क्वेश्चन का ए दिया हुआ है, ठीक है। पर लॉजिक क्या दिया है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द सेल मस्ट हैव सोडियम pumps which actively transport ATP into the cell. क्यों भाई क्यों? When KCN is added the carriers are destroyed, thus ATP can enter freely. क्या लॉजिक है इसमें? कुछ लॉजिक ही नहीं समझा। और 25th वाले का डायग्राम भी दिया है यहाँ पर आंसर की में। ए मतलब मैट्रिक्स है, बी एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अरे हाँ सही बात है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही रहेगा, बराबर है। फिर उसके उधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहेगा, फिर आउटर मेम्ब्रेन रहेगा। तो 26th का तो मेरे को कुछ मजा नहीं आया खास। 25th का बी ऑप्शन रहेगा। ए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाकी 26th में तो मेरे को कुछ उसके एक्सप्लेनेशन में भी कुछ मजा नहीं आया। 27 when yeast growing anaerobically in glucose rich environment is exposed to oxygen in sufficient quantity, its rate of glucose utilization decreases. This phenomenon is known as Pasteur effect. Adding an uncoupler of oxidative phosphorylation would have what effect on Pasteur effect? ये क्वेश्चन भी नहीं समझा मेरे को। Yeast growing anaerobically in glucose rich environment is exposed to oxygen in sufficient quantities, rate of glucose utilization decreases. This phenomenon is known as the Pasteur effect. उल्टा हो गया ये तो। अच्छा हाँ, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन डिक्रीजेस, ठीक है हाँ। पर फिर भी पेस्चर इफेक्ट तो उल्टा ही होगा। एडिंग एन अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वुड हैव व्हाट इफेक्ट ऑन पेस्चर इफेक्ट? कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, पेस्चर इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि तो वैसे भी अनेरोबिक सेल है, ईस्ट सेल। आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस विल टेक प्लेस, पेस्चर इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। यही आना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ आंसर, वेट अ सेकंड। 27th का सी, सिंस ऑक्सीजन विल नॉट पार्टिसिपेट द पेस्चर इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। वही बोला मैं भी, लेकिन अगेन इसमें भी मेरे को मजा नहीं आया, क्वेश्चन अच्छे से बनाया नहीं है बनाने वाले ने। Anyways, moving to 28th question, an inhibitor is added to a cell culture so that succinate accumulates. मतलब सक्सिनेट जमा हो रहा है, यानी सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का वो इनिबिटर है। द एंजाइम कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस हैज बीन ब्लॉक्ड? फ्यूमेरेट। प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमेरेट नहीं हो रहा है, सक्सिनेट इसलिए अक्यूमुलेट हो रहा है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस ब्लॉक हो गया है, मेलोनेट डाला होगा जरूर सेल में, है ना। मेलोनेट याद है ना, एंजाइम्स में पढ़ा था। 29th, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ग्लाइकोलाइसिस। अरे यार कितने बार वही क्रेब्स साइकिल इन यूकैरियोट्स। अच्छा नहीं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या कॉमन है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो है ही कॉमन, एक ही चीज कॉमन है, ए ऑप्शन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 30, अ म्यूटेंट सेल लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया विल शो इनएबिलिटी टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली, बराबर है। पर सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि फैट्स का जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तो सी ऑप्शन आएगा। 31 ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देयर इज अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट, आफ्टर सम टाइम देयर इज द रेट डिक्रीजेस, क्योंकि अल्कोहल पॉइजन है तो अल्कोहल जैसे जैसे अक्यूमुलेट होने लगता है, जिन ईस्ट सेल्स ने उसको बनाया वो ईस्ट सेल्स ही खुद मरने लग जाती है। तो आंसर आएगा डी, अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। 32 एक सेकंड 31 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द कल्चर मीडियम इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट, मतलब उस किस चीज का इफेक्ट नहीं आएगा। तो आंसर बी आना चाहिए, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो अनएरोबिक रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से उसको कोई मतलब भी नहीं है। ऑक्सीजन तुम उसको देना बंद कर दो तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। किस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा वो पूछा है, तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन आंसर आएगा 31 का। 32 हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट डज नॉट टेक प्लेस व्हेन, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ये मैंने पढ़ा नहीं अब तक, छोड़ दो। 33 chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on proton gradient, D option. 34 during the stage in the complete oxidation of glucose are the great number of ATP molecules formed from ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबसे ज्यादा नंबर उसी में तैयार होता है। 35 हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 calories and the useful chemical energy in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalories. Okay, एक्चुअली 1 मोल ऑफ एटीपी में 12 किलो कैलोरीज बोल रहा है ये, रहते 7 किलो कैलोरीज ही है, ये शायद पूरी एनर्जी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो 12 किलो कैलोरीज अपन कंसिडर करेंगे और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज रहती है। डेटा है, कुछ निकाल नहीं सकते तुम लोग, डिराइव नहीं कर सकते, डेटा है तो है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज रहती है। तो 686 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। 686 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे तो आंसर आना चाहिए 10 से अगर डिवाइड करेंगे 686 को तो 68 आंसर आएगा। 12 से डिवाइड करोगे तो 68 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 57 आंसर आना चाहिए 35 का। सिंपल था। 36 ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन, दिस एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सबको पता है। 37 द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है ना, उसके समान वो ईटीएस के समान बाहर से ऑक्सीजन आता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए फर्मेंटेशन सिंपल है। माहीत नाही आता ते लोक क्लायंट आटपल्यानंतर मग निघतील, मग मला फोन करतील, बघूया. हो नाही का? बरोबर, ठीक आहे. थकवा जाणत होतं तेव्हा जास्त असं एकदम जाणवतं.